तो दोस्तों आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आए हैं जो नौकरी के चक्कर में इराक चली जाती है, लेकिन वहाँ की हालत कुछ और ही निकलती है। फिल्म का नाम है अकेली और लीड रोल में है नुसरत भरो। अब आप सोचो कोई अकेली लड़की जॉब करने निकले और सीधा पहुँच जाए वॉर जोन में जहाँ हर तरफ लड़ाई चल रही हो, तो इसी लड़ाई के बीच वो लड़की कैसे ज़िंदा बचती है। बस इसी पर यह पूरी कहानी टिकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर। अब चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की ओपनिंग में दिखाया जाता है एक आतंकी संगठन जो कई मासूम लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। उन्हीं में एक लड़की भी है, हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर जो इन आतंकवादियों के कब्जे में फंस गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वह वहाँ कैसे पहुंची। तो जवाब मिलता है फ्लैशबैक में। हमें दिखाया जाता है कि 4 महीने पहले क्या हुआ था। यहाँ हम मिलते हैं ज्योति से, जो इराक के मसूल शहर में नौकरी करने के लिए आई थी। उसे लेने आता है फारूक नाम का एक लोकल लड़का। फारूक उसे बताता है कि वह एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाली है जिसका मैनेजर है रफ़ीक। दोनों कार से फैक्ट्री की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में लोगों की भारी भीड़ देखकर रुक जाते हैं। रफ़ीक बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद ज्योति भी घबरा के भीड़ के अंदर चली जाती है। वहाँ जो वह देखती है वह किसी भी इंसान को हिला दे। एक छोटी बच्ची जिसका नाम है फातिमा, उसके शरीर से बम बंधा होता है। बम स्क्वाड मौके पर पहुंचता है और डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम बहुत कम होता है। बम स्क्वाड का एक मेंबर फातिमा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह उसे नहीं बचा पाएगा। फिर वह वहाँ से भाग जाता है और टाइमर ख़त्म होते ही ज़ोरदार धमाका होता है। फातिमा की वहीं मौत हो जाती है। ये मंजर देखकर ज्योति सदमे में चली जाती है। रफ़ीक किसी तरह उसे वापस गाड़ी में बैठाकर फैक्ट्री की तरफ ले जाता है और उसे समझाता है कि यह सब यहाँ आम बात है। वह कहता है कि हमारी फैक्ट्री में तो हमेशा इराकी आर्मी रहती है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और इसके बाद हमें फिर एक और फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। तो अब बात करते हैं ज्योति की पर्सनल लाइफ की। असल में पहले वह इंडिया में एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ का काम करती थी, लेकिन एक दिन एक पैसेंजर से झगड़ा हो गया और उस झगड़े की वजह से उसकी नौकरी चली गई। अब वापस चलते हैं इराक की फैक्ट्री में, जहाँ ज्योति और फारूक पहुँचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है नूर बानो मैडम से, जो फैक्ट्री की सुपरवाइज़र हैं। नूर बानो ज्योति को वहाँ रहने के लिए एक रूम अलॉट कर देती है, लेकिन ज्योति के दिमाग में वही बम वाली बच्ची फातिमा बार बार घूम रही थी। अब यहाँ से हमें एक और फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। जब ज्योति इंडिया में थी, ज्योति एक जॉब कंसल्टेंसी पहुँचती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है चावला जी से। वह चावला जी से काम की बात करती है, लेकिन चावला साफ कह देता है कि अब तो ज़्यादातर वैकेंसी बंद हो चुकी हैं। जो जॉब्स बची हैं वह या तो बहुत महंगी हैं या बहुत रिस्की। ज्योति फिर अपनी मजबूरी बताती है कि उसके भैया भाभी अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी छोटी सी बेटी और माँ की पूरी जिम्मेदारी अब उसी के ऊपर है। ऊपर से भैया ने बैंक से लोन भी लिया था जो अब तक नहीं चुका। ये सब सुनकर चावला जी थोड़े नरम पड़ जाते हैं और कंप्यूटर पे वैकेंसी चेक करते हैं। तभी उन्हें एक जॉब दिखती है मसूल इराक में। जैसे ही ज्योति मसूल का नाम सुनती है वह चौंक जाती है। कहती है वहाँ तो लड़ाई चल रही है। चावला उसे समझाता है, लड़ाई तो पहले थी बहन जी, अब सब ठीक है और इतनी बढ़िया सैलरी वाली जॉब दोबारा मिलनी मुश्किल है। ज्योति घर पहुंचती है और माँ को बताती है कि उसे नौकरी मिल गई है, लेकिन झूठ बोलती है कि जॉब मस्कट में है, मसूल नहीं। माँ तो यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन उसकी भतीजी उदास हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि बुआ उसे छोड़कर चली जाएगी। ज्योति अपनी माँ से कहती है, अगर मैं वहाँ नौकरी करूँगी तो 2 साल में बैंक का कर्जा चुकता हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। कुछ ही दिनों बाद उसे गारमेंट फैक्ट्री से अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाता है और वह मसूल के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके घर वालों को तो यही लगता है कि वह मस्कट जा रही है। अब फिर से कहानी वापस आती है वर्तमान में, जहाँ ज्योति काफ़ी डरी हुई है। वह इंडिया कॉल करके चावला जी से कहती है कि मुझे वापस भेज दो, टिकट का इंतज़ाम करो। लेकिन चावला कहता है भेज तो देंगे, लेकिन जो एडवांस पेमेंट आपने किया था वह पैसा वापस नहीं मिलेगा। यह सुनकर ज्योति का दिल और टूट जाता है। उसका रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मजबूरी में उसे वहीं काम करना पड़ेगा। तभी वहाँ आता है रफ़ीक और पूछता है डिनर कर लिया क्या। लेकिन ज्योति का मन तो बिल्कुल नहीं था। रफ़ीक कहता है कि एक ट्रेनिंग सेशन है जो सबके लिए ज़रूरी है, उसे भी चलना पड़ेगा। ज्योति धीरे धीरे उठती है और वहाँ चली जाती है। वह देखती है कि सारे वर्कर्स एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। असल में यही उनका ट्रेनिंग सेशन था। यहीं हमें पता चलता है कि रफ़ीक पाकिस्तान से है और पिछले 2 सालों से इसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। साथ बैठे बाकी लोग भी ज्योति को हौसला देते हैं, कहते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। धीरे धीरे ज्योति का मूड थोड़ा ठीक होने लगता है और वह काम में मन लगाने लगती है। रफ़ीक से उसकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन शाम को रफ़ीक उसे बाहर घुमाने ले जाता है। तभी ज्योति को इंडिया से फ़ोन आता है। उसकी भतीजी माँ ही कॉल पर होती है और कहती है बुआ मेरा बर्थडे आ रहा है, उस दिन घर ज़रूर आना। इतना सुनकर ज्योति थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फ़ोन काट देती है। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि मसूल की एक मस्जिद में बम ब्लास्ट हो गया है। इस हमले के पीछे था ISIS का एक खतरनाक मेंबर असद। इस धमाके के बाद पूरे मसूल शहर में कर्फ्यू लग जाता है। ये सुनकर ज्योति बहुत घबरा जाती है। इधर फैक्ट्री में जब सभी वर्कर्स को ये बात पता चलती है तो वह सब अपने अपने पासपोर्ट वापस मांगने लगते हैं। हर कोई अब अपने देश लौटना चाहता था क्योंकि शहर में दंगे शुरू हो चुके थे। नूर बानो सबको समझाने की कोशिश करती है कि हालात जल्दी संभल जाएंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। आखिर में वह हार मानकर सबको पासपोर्ट लौटाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ चावला जी का फिर से ज्योति को फ़ोन आता है।
वह बताते हैं कि भारतीय सरकार ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि जो भी भारतीय इराक में फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाएगा। ज्योति ये बात सुनकर नूर बानो के पास जाती है और बताती है, लेकिन नूर बानो कहती है इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बात करूंगी गवर्नमेंट से, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी रफ़ीक ज्योति से कहता है, देखो मेरी मानो तो कुछ दिन के लिए इंडिया लौट जाओ, जब तक यहाँ का माहौल शांत ना हो जाए वहाँ रहना ही ठीक रहेगा। ज्योति भी अब सोच में पड़ जाती है। रात का वक्त था। ज्योति बहुत डर गई थी और उसने अपनी माँ को इंडिया फ़ोन किया। कांपती आवाज़ में बोली, मैं वापस आ रही हूँ। लेकिन बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि ज़ोरदार धमाके की आवाज़ें आने लगीं। ज्योति डर कर बाहर भागती है और देखती है कि पूरे शहर में एक के बाद एक बम ब्लास्ट हो रहे हैं। सुबह न्यूज़ में यही सब दिखाया जाता है। तभी फैक्ट्री में हाफिज़ आकर कहता है, आईएस की गाड़ियाँ हमारी तरफ आ रही हैं। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। नूर बानो सबको नीचे बेसमेंट में छिपने के लिए कहती है। सभी वर्कर्स भागते हुए बेसमेंट में छुप जाते हैं। लेकिन तभी आतंकी सोल्जर्स फैक्ट्री में घुस जाते हैं और नूर, रफ़ीक और हाफिज़ को कैद कर लेते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है एक खतरनाक आतंकी कमांडर की। वहाब अब्राहम वह तीनों को पकड़कर पूछता है, बाकी लोग कहाँ हैं? लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। गुस्से में एक सोल्जर नूरबानो को गोली मार देता है। यह देखकर रफ़ीक बुरी तरह घबरा जाता है। अब वह हाफिज़ से पूछता है, बोलो बाकी लोग कहाँ हैं? डरा हुआ हाफिज़ बताता है कि सब लोग बेसमेंट में छुपे हैं। तभी कुछ सोल्जर्स बेसमेंट में घुसते हैं और वहाँ छुपे हुए सभी वर्कर्स को पकड़ लेते हैं। उन्हें दो ग्रुप में बांटा जाता है। आधे लोगों को एक ट्रक में और बाकी को दूसरे ट्रक में बैठाया जाता है। ट्रक रवाना होते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर एक ट्रक अलग रास्ते की तरफ चला जाता है। उन्हें वहाँ से नीचे उतारा जाता है और लाइन में बैठाया जाता है और फिर एक एक कर सबको गोली मार दी जाती है। जो दूसरा ट्रक था उसमें ज्योति और बाकी बचे हुए वर्कर्स होते हैं। उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग में लाया जाता है जहाँ पहले से ही आईएसआईएस की पूरी टीम मौजूद थी। यही वो जगह है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी, जहाँ ज्योति और कई और औरतों को बंदी बनाकर रखा गया था। वह सभी महिलाएं कई सालों से वहीं बंधक थीं। अब सीन में फिर से वहाब को दिखाया जाता है। वह कुछ यूएन यूनाइटेड नेशंस वर्कर्स को बंधक बना लेता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसमें वो यूएन के जनरल सेक्रेटरी को धमकी देता है, अगर $50 मिलियन हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुए तो हम इन लोगों को मार देंगे। फिर उसे असद का फ़ोन आता है। वह बताता है यहाँ सब कुछ काबू में है और हमने ओनेल रिजर्व भी कब्जे में ले लिया है। यह सुनकर असद खुश हो जाता है और कहता है, इस काम के लिए तुझे इनाम मिलेगा। वहीं पर सब आतंकियों के बीच वहाब बैठा हुआ था। तभी कुछ लड़कियों को अंदर बुलाया जाता है। वह ज्योति को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसकी नज़र अब ज्योति पर थी। वह उससे उसका नाम पूछता है क्योंकि उसे अब तक ज्योति का नाम नहीं पता था। फिर वह कहता है, जा पहले नहा के आओ। ज्योति डरते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे वाहिब भी ज़बरदस्ती अंदर आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन ज्योति हार नहीं मानती। वो उसे ज़ोर से धक्का देती है और वाहिब का सिर दीवार से टकरा जाता है। वो वहीं पे मर जाता है। ज्योति कांपने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करें। जल्दी जल्दी वो फिर से बुर्का पहन लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है, आईएसआईएस के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ आता है असद, जो इस पूरी साजिश का सरगना था। वो जब वाहिब की लाश देखता है तो बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ज्योति पर पड़ती है वो रुक जाता है। असद अपनी भाषा में चिल्लाकर कहता है, मैं इससे शादी करूंगा, और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ आती है असद की पहली बीवी हबीबी और उसके पीछे आती है यसन। ज्योति को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है, इन लोगों ने क्या बोला? तभी यसन, जो हिंदी जानती है, उसे बताती है, असद ने कहा है कि अब वह तुमसे शादी करेगा। यह सुनकर ज्योति आगबुला हो जाती है और कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मुझे बस इंडिया जाना है। ज्योति वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक आतंकी उसे बेहोश कर देता है। ज्योति की माँ चावला जी के ऑफिस में आती हैं और कहती है, बहुत दिनों से मेरी बेटी का फ़ोन नहीं आया, कुछ पता चला? चावला बताता है, 2 दिन पहले ही ज्योति ने फ़ोन किया था और कहा था कि वह इंडिया लौटना चाहती है। ये सुनकर माँ पूछती है, पर वो तो मस्कट गई थी ना? चावला चौंकता है और बताता है, नहीं, वह मस्कट नहीं, मसूल गई थी इराक में। ये सुनकर ज्योति की माँ का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह घबरा जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि मसूल अब कितना खतरनाक बन चुका है। चावला उन्हें समझाता है, जब हमने भेजा था तब हालात ठीक थे। वो सलाह देता है कि दिल्ली जाकर इंडिया सरकार से संपर्क करें क्योंकि बहुत सारे भारतीय अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। इधर ज्योति को फिर से होश आता है और वह देखती है कि सामने उसकी भतीजी माही खड़ी है, लेकिन जब वह ध्यान से देखती है तो वह माही नहीं थी। वो बताती है कि उसका नाम आफरा है और उसकी बहन माहिरा भी यहीं किसी कोने में कैद है। वो कहती है, हम दोनों पिछले 2 साल से यहाँ बंद हैं और इन दरिंदों ने हमारे मम्मी पापा को भी मार दिया। ये लोग जो चाहे हमसे करवाते हैं और मना करने का कोई हक नहीं है। तभी एक औरत आती है और ज्योति को एक कपड़ा देती है, जिसे पहनकर वो उसे असद के पास ले जाती है। असद ज्योति को वाइन देता है और जैसे ही वह पीती है उसे नशा जैसा महसूस होने लगता है। असद मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, लेकिन तुमने वाहब को मार डाला, जो हमारा सबसे वफादार आदमी था। इसके बाद असद ज्योति के साथ ज़बरदस्ती करता है। इधर इंडिया में ज्योति की माँ और भांजी माही दिल्ली पहुँच जाते हैं। वह पहुँचते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बाहर, जहाँ कई भारतीय नागरिक धरने पर बैठे हुए थे, क्योंकि सरकार अब तक उनके परिवार वालों को वापस लाने का कोई ठोस इंतज़ाम नहीं कर रही थी। तभी वहाँ ऑफिस का एक क्लर्क आता है और कहता है, सरकार जल्द ही सबको निकालने की कोशिश कर रही है। ज्योति की माँ और माही उस क्लर्क का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती हैं। वह उससे मदद मांगती है क्योंकि किसी ऑफिसर ने उनकी बात नहीं सुनी।
क्लर्क ज्योति की एक फ़ोटो अपने पास रख लेता है और कहता है अगर कोई खबर आई तो मैं ज़रूर बताऊंगा। इधर वापस इराक में ज्योति की नींद फिर से खुलती है। असद अभी भी सो रहा था। ज्योति धीरे से हथकड़ी उठाती है और असद के हाथों में बांध देती है, लेकिन तभी असद की भी आंख खुल जाती है। ज्योति तेजी से पास रखी बंदूक उठा लेती है। असद चिल्लाता है बंदूक नीचे रख दो, और जैसे ही वह ज्योति पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, गलती से ज्योति से गोली चल जाती है और सीधी जाकर असद के कंधे में लगती है। गोली की आवाज़ सुनकर बाहर खड़े आतंकी कमरे में घुस जाते हैं। ज्योति असद के सिर पर बंदूक तान देती है और कहती है कोई आगे नहीं बढ़े वरना इसे यहीं मार दूंगी। उसी वक्त वहाँ यस्मीन भी आ जाती है। ज्योति उससे कहती है आफरा और माहिरा को जल्दी बुलाओ। फिर वह असद को लेकर बाहर निकल जाती है और सभी सोल्जर्स को एक कमरे में बंद कर देती है। अब ज्योति, आफरा और माहिरा तीनों मिलकर असद को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद असद चलती गाड़ी से कूद जाता है। ज्योति जल्दी से गाड़ी रोकती है। ज्योति असद को फिर से गाड़ी में बैठने के लिए कहती है, लेकिन असद मौका देखकर भागने की कोशिश करता है। ज्योति बिल्कुल भी देर नहीं करती, उस पर गोली चला देती है। असद वहीं गिर जाता है। ज्योति आफरा और माहिरा को लेकर गाड़ी में बैठती है और वहाँ से तेजी से निकल जाती है। पीछे से असद के सिपाही वहाँ पहुँचते हैं और असद को वापस उठाकर ले जाते हैं। इधर इंडिया में ज्योति की माँ एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देती है। वो कहती है मेरी बेटी ज्योति है और वह इराक में फंसी है। मैं भारत सरकार से विनती करती हूँ कि सभी भारतीयों को वहाँ से निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ इराक में एक पुलिस वाले को खबर लगती है कि 3 लड़कियाँ उसके घर में शरण लिए हुए हैं। वह खबर असद तक भी पहुँच जाती है और वह तुरंत अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने भेज देता है। लेकिन उसी वक्त आफरा उनकी बातें सुन लेती है और फ़ौरन जाकर ज्योति को सब बता देती है। तीनों लड़कियाँ जल्दी जल्दी एक कमरे में जाकर छुप जाती हैं। बाहर से पुलिस वाले की बीवी दरवाज़ा लॉक कर देती है ताकि कोई उन्हें ना देख पाए। थोड़ी ही देर में असद के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक तीनों लड़कियाँ खिड़की तोड़कर बाहर भाग निकलती हैं। तीनों भागते हुए एक गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। ज्योति गाड़ी से उतरकर जोर लगाकर गाड़ी को धक्का देती है और किसी तरह उसे बाहर निकाल ही लेती है। पीछे से इराक की पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन तीनों गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलती है। अब असद के सोल्जर भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करते हैं। थोड़ी देर के बाद तीनों एक आर्मी कैंप तक पहुँच जाती हैं। जैसे ही वह पहुँचती हैं, आर्मी के जवान सामने से फायरिंग शुरू कर देते हैं और असद के सारे सिपाहियों को मार गिराते हैं। ज्योति आफरा और माहिरा कैंप के अंदर चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सिर्फ इराकी आर्मी नहीं बल्कि कुर्दिश आर्मी है, एक ऐसा ग्रुप जो आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रहा है। उधर इंडिया में न्यूज़ चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। यूएन ने आईएसआईएस से एक समझौता किया है कि सभी यूएन वर्कर्स को रिहा किया जाएगा। यह खबर सुनकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अफसर उम्मीद लगाते हैं कि अब शायद सीरिया और इराक में फंसे भारतीय नर्सेज को भी आज़ादी मिल जाएगी। तभी एक क्लर्क अंदर आता है और कहता है सर, मसूल में एक लड़की फंसी है, नाम है ज्योति, क्या उसे भी रिहा कराया जा सकता है? जब मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को पता चलता है कि लड़की का नाम ज्योति है और वह मसूल में है तो सबके चेहरे डर से सख्त हो जाते हैं, क्योंकि मसूल का नाम सुनते ही सबको पता था वहाँ के हालात बेहद ख़राब हैं। वो कहते हैं ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब इंडियन गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है और कुर्दिश आर्मी से संपर्क करती है। कुर्दिश आर्मी का एक जवान ज्योति से आकर कहता है इंडियन गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए बगदाद इंडियन एम्बेसी तक जाने का इंतज़ाम कर दिया है। तुम्हें मसूल एयरपोर्ट से यूएन वर्कर्स के साथ बगदाद भेजा जाएगा और वहाँ से इंडिया। ज्योति को यह सुनकर खुशी तो होती है लेकिन डर भी था, क्योंकि मसूल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। अब उसके लिए एक और काम ज़रूरी था, अपना नाम बदलना ताकि एयरपोर्ट पर कोई पहचान ना पाए। इंडियन गवर्नमेंट यूएई से मदद लेती है और ज्योति का नया नाम रखा जाता है मरियम सुल्तान। उसके सभी फर्जी डॉक्यूमेंट इसी नाम से बनवाए जाते हैं। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब उसके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं और वो निकल पड़ती है मसूल एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही पता चलता है पूरे एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के आतंकियों का पहरा है। उधर इंडिया में मसूल से निकल रहे 60 यूएन वर्कर्स की एक लिस्ट टीवी पर आती है, लेकिन उस लिस्ट में मरियम सुल्तान का नाम ही नहीं होता। ये सुनते ही ऑफिसर्स के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त टीवी पर एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आती है जिसमें ज्योति की माँ का वह पुराना इंटरव्यू चलाया जाता है जहाँ वह अपनी बेटी को वापस लाने की विनती कर रही होती है। इंडियन ऑफिसर्स घबरा जाते हैं। फिर वो कहते हैं अगर ये वीडियो आईएसआईएस के हाथ लग गया तो ज्योति को बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। उधर ज्योति अब एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुकी थी। वह काउंटर पर जाती है और अपना पासपोर्ट मरियम सुल्तान के नाम से चेक करवाती है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाला ऑफिसर कहता है इस नाम का कोई रिकॉर्ड लिस्ट में नहीं है। फिर वह अपने सीनियर को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद सीनियर को नई लिस्ट मिलती है और वह उसे फॉरवर्ड कर देता है। नई लिस्ट में मरियम सुल्तान का नाम होता है। एयरपोर्ट कर्मचारी चैन की सांस लेता है और उसका पासपोर्ट वेरीफाई कर देता है। ज्योति आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसी वक्त एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। असद की बीवी हबीबी, जो अभी भी ज्योति को खोज रही थी, जैसे ही हबीबी को इंटरव्यू वाला वीडियो मिलता है वह तुरंत आईएसआईएस के कमांडर्स को खबर देती है। अब पूरे एयरपोर्ट को सील करने का आदेश दिया जाता है। उधर एयरपोर्ट पर ज्योति बैग चेकिंग में होती है। एक सोल्जर उसका बैग चेक करता है लेकिन पहचान नहीं पाता और उसे आगे बढ़ने को कह देता है। लेकिन तभी बाकी सोल्जर्स को ज्योति की फ़ोटो दिखाई जाती है। जैसे ही एक सोल्जर उस फोटो को देखता है वह बोलता है ये लड़की तो यहीं है एयरपोर्ट के अंदर। तभी असद भी एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जो अब भी घायल था।
उसे बताया जाता है कि फ्लाइट को रोका गया है और जब तक लड़की नहीं मिलती प्लेन उड़ान नहीं भरेगा। अब सारे आईसी सोल्जर ज्योति को ढूंढने लगते हैं। ज्योति भी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट के कोने कोने में छुपती फिरती है। कुछ सोल्जर एक पानी की टंकी पर चढ़ते हैं और वहीं अंदर ज्योति छुपी होती है, लेकिन उसे देख नहीं पाते और वापस जाते लौट हैं। उधर असद को उसके बॉस का फ़ोन आता है। वो कहता है हमें ऑन ऑर्डर मिला है, सारे यूएन वर्कर्स को छोड़ना होगा वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, प्लेन को तुरंत उड़ने दो। लेकिन असद गुस्से में होता है। वह बोलता है जिस लड़की ने मुझे मारने की कोशिश की उसे पकड़े बिना मैं प्लेन उड़ने नहीं दूंगा। अब रात हो जाती है और ज्योति अब भी एक कोने में छुपी होती है। वो दूर से खड़ा प्लेन देखती है और सोचती है अगर मैं उस तक पहुंच जाऊं तो बच सकती हूँ। तभी वहाँ रफ़ीक आ जाता है। ज्योति उससे कहती है मुझे किसी तरह उस प्लेन तक पहुंचा दो, बस एयरपोर्ट की लाइट बंद करवा दो। रफ़ीक कहता है मैं लाइट बंद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें उसी वक्त दौड़कर अंदर पहुंचना होगा। फिर वह अपनी जेब से एक चिट्ठी निकालता है और कहता है अगर तुम इंडिया पहुंच जाओ तो ये चिट्ठी मेरी माँ को ज़रूर देना। उधर असद के पास उसका बॉस खुद पहुंचता है और उसे साफ धमकी देता है अगर तुमने अभी भी प्लेन को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें भी निकाल देंगे। इधर रफ़ीक पूरे एयरपोर्ट की लाइट बंद कर देता है और ज्योति तेज़ी से भागती है प्लेन की तरफ, लेकिन तभी उसका पैर जख्मी हो जाता है और पीछे से एक सोल्जर लाइट फिर से चालू कर देता है। अब सब कुछ सामने आ चुका था। ज्योति किसी तरह दौड़कर प्लेन के पहियों के पीछे छुप जाती है। इसी बीच आईएसआईएस के सोल्जर रफ़ीक को पकड़ लेते हैं, असद के पास लेकर आते हैं। असद गुस्से में पूछता है तू ज्योति को जानता है ना, बोल कहाँ है वो। लेकिन रफ़ीक कुछ नहीं बोलता, बस खामोश खड़ा रहता है। गुस्से से तिल मिलाया असद रफ़ीक को वहीं गोली मार देता है। फिर अपने आदमियों से कहता है जाओ प्लेन के अंदर चेक करो, वो लड़की कहीं छुपी तो नहीं है। अब सारे यूएन वर्कर्स को प्लेन में बैठा दिया जाता है और आईएसआईएस के सोल्जर्स एक एक सीट चेक करते हैं, लेकिन ज्योति कहीं नहीं मिलती। असद हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ज्योति आखिर गई तो गई कहाँ। अब हम देखते हैं ज्योति अभी भी प्लेन के पहियों के पास छुपी होती है। जैसे ही फ्लाइट टेकन ऑफ करती है उसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आता है, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। प्लेन बगदाद पहुंचता है। ज्योति को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और फिर वहीं से उसे इंडिया के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब 3 हफ्ते बीत चुके हैं। ज्योति रफ़ीक की दी हुई मनी ऑर्डर और चिट्ठी उसकी माँ के पास लेकर जाती है। जब उसकी माँ चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें एक फ़ोटो निकलती है जिसमें रफ़ीक और ज्योति साथ में होते हैं। चिट्ठी में लिखा होता है माँ मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो आज मेरे लिए जान की